Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we'll see chapter number 3 of class 7 NCERT, which is heat. So, you all know that woolen cloths are made from animal fibers. You also know that the cotton cloths are made from plant fibers. ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं एनिमल फाइबर से, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं प्लांट फाइबर से. ठीक है, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. ठीक है, तो हम वुलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? ऑब्वियसली बात है, हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जब बाहर ठंड ज़्यादा होती है ना. वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. ठीक है, तो वुलन क्लॉथ्स हमें क्या रखती है, गर्म रखती है. ठीक है, वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट. ठीक है, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं पहनना, लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ, है ना, जो कलर लाइट कलर का हो और कॉटन के जो कपड़े होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि दे गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. ठीक है, तो उनकी वजह से हमें कैसा फील होता है, कूल सा फील होता है, थोड़ा ठंडा सा ठंडक महसूस होती है ना. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि पर्टिकुलर सीजन में हम पर्टिकुलर टाइप का ही क्लॉथ क्यों प्रेफर करते हैं? ठीक है, विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं और गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं? तो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. ठीक है, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. ठीक है, तो विंटर में क्या होता है कि हमें रूम में ठंड लगती है, बट अगर हम सन के कांटेक्ट में मतलब धूप में निकले बाहर तो हमें क्या लगता है, थोड़ा गर्म 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 सा फील होता है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. बट गर्मियों में इवन धूप में तो गर्मी लगती ही है, बट इवन अगर हम घर पे रहें तो भी हमें गर्मी लगती है ना. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, मतलब गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? ठीक है, और हमें पता कैसे चलता है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. ठीक है, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, कुछ गर्म कुछ ठंडी और कुछ न्यूट्रल, ना ज़्यादा ना गर्म ना ठंडी. ठीक है, तो जैसे टी इज़ हॉट. ठीक है, टी कैसा होता है, गर्म होता है. आइस इज कोल्ड, आइस कैसा होता है, ठंडा होता है. ठीक है, तो एक लिस्ट बनाइए कौन सा ऑब्जेक्ट का जो कि हॉट होता है और कोल्ड होता है. ठीक है, तो एक लिस्ट बनाइए. ठीक है, तो यहाँ पे इस पिंक बॉक्स में क्या लिखा है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल बाय हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. ठीक है, तो इन चीज़ों को टच मत कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है जब केयरफुली हैंडल करना चाहिए जब भी कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव जलाते हुए. ठीक है, कैंडल जलाते हुए जब या फिर हम जब गैस स्टोव्स वगैरह चलाते हैं तो केयरफुली हैंडल करना चाहिए. ठीक है, तो वी सी दैट ऑब्जेक्ट आर कोल्ड, वी सी दैट ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम ऑब्जेक्ट आर हॉट. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट तो कोल्ड होते हैं मतलब ठंडे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. ठीक है, ये भी पता है कुछ ज़्यादा गर्म होते हैं दूसरों से और कुछ ज़्यादा ठंडे होते हैं दूसरों से. ठीक है, तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? हम डिसाइड कैसे करते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है दूसरों से. ठीक है, वी डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. हम मोस्टली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को टच करके बताते हैं. ठीक है, तो क्या हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल है? क्या ये रिलायबल है, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं. तो अब यहाँ पे एक बूझो है जो ये जिसका ये कहना है कि माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल मी दैट द वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो ऊपर इन्होंने एक एक्टिविटी करी है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इन्होंने ये बोला है कि जो मग सी है, बूझो का जो राइट हैंड है वो क्या बोलता है, ठीक है, कि वो गर्म है. सॉरी, लेफ्ट हैंड बोलता है कि वो गर्म है और जो राइट हैंड बोलता है उसी सेम वाटर को कि वो ठंडा है. तो अब हमें क्या कंक्लूड करें कि गर्म है या ठंडा है? ठीक है, तो बूझोस कंफ्यूजन shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बूझो की कंफ्यूजन से हमें ये पता चलता है कि हम हमेशा टच पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, मतलब टच करके किसी भी चीज़ को हमेशा ये नहीं बता सकते कि ठंडा है या
गर्म है, ठीक है। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट हाउ हॉट और हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है ना। अ रिलायबल मेजर ऑफ दिस हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो रिलायबल मेजर होता है इसका, जो भरोसेमंद मेजर होता है, तो हम उसका टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, हमने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा है, थर्मोमीटर, है ना। तो a clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. It has a bulb at one end. तो हमने दो तरीके के थर्मोमीटर देखे हुए हैं, एक होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर, है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ ऐसा दिखता है ना। इसकी ये ऐसी बॉडी है ना, और ये आपका टेम्परेचर शो करता है। ये जो इन्होंने जूम आउट कर रखा है, इसमें टेम्परेचर शो हो रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं, बल्ब। और इसके अंदर क्या फिल हुआ होता है, मरकरी। क्या होता है इसके अंदर, मरकरी, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का, ठीक है। तो हाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर का एग्जांपल है, ठीक है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, ठीक है। तो इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट, ठीक है। तो अगर आप सपोज कोई वो कर रहे हैं, किसी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और अगर आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए अपने थर्मोमीटर को, तो आप आराम से देख पाएंगे। तो थर्मोमीटर में एक स्केल होता है, उसको बोलते हैं सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से बूझो को कंफ्यूजन हो रही है, भाई बूझो बोल रहा है, बूझो wondered that which of the two scales shown in figure 3.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale within this range 94 to 100 degree is the Fahrenheit scale, ठीक है। It was in use earlier, ठीक है। तो दो स्केल होते हैं टेम्परेचर के भी, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो पहले हम फ़ारेनहाइट यूज़ किया करते थे, बट मोस्टली अब इंडिया ने क्या अडॉप्ट कर लिया, सेल्सियस स्केल अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो टेम्परेचर मोस्टली सेल्सियस में बताया जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, वो कितने तक की रीडिंग देता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 से 42 तक। तो इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 3.2 में रीडिंग अ थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर को रीड किया कैसे जाता है, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम रीड कैसे करते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो डिजिटल थर्मोमीटर में तो डायरेक्ट हमारा रीडिंग आ जाती है, बट क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड कैसे किया जाए। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, ठीक है। तो दो बिगर मार्क होते हैं, दो बड़े बड़े मार्क होते हैं, उनके बीच में पहले टेम्परेचर डिफरेंस को, मतलब कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, उसको जानना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। और साथ ही साथ कितने डिवीजन हो रखे हैं ये भी नोट करना चाहिए, ठीक है, स्मॉल मार्क्स में, ठीक है। बिटवीन दीज मार्क सपोज दैट द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। सपोज करते हैं कि बिगर मार्क में 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है, और बीच में छोटे छोटे 5 डिवीजन है, ठीक है। तो वन स्मॉल डिवीजन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, 1/5, या फिर इसे बोल सकते हैं 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है। तो वॉश करना चाहिए हमेशा हमें थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के हेल्प से, ठीक है। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ स्मॉल जर्क, ठीक है। तो जर्क मतलब इसको पकड़ के अच्छे से एकदम से वो करना चाहिए, जैसे हम हाथों से जर्क करते हैं ना, वैसे जर्क देना चाहिए, ताकि क्या हो, जो मरकरी का जो लेवल है वो डाउन आ जाए, ठीक है। बिलो कितना आना चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आना चाहिए, ये ध्यान रखें। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर अंडर योर टंग, ठीक है। तो कहाँ रखिए, अब जैसे मरकरी का हमने देखा लेवल कहाँ आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया, तो अब इसे टंग के नीचे रख दीजिए। आफ्टर 1 मिनट
टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, ठीक है। तो 1 मिनट बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और उसकी रीडिंग नोट कीजिए। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी क्या होगी, बॉडी टेम्परेचर होगी, ठीक है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद द यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल बॉडी, मतलब अगर हम किसी को फीवर नहीं है या किसी को चिलनेस नहीं हो रही, अगर हम उसका टेम्परेचर मतलब देखेंगे तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरिड एज इट वॉज एग्जैक्टली नॉट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पहले अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करती है, फिर वो थोड़ा डर जाती है कि एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता ही नहीं है ना। तो लेट अस ट्राई टू अश्योर दैट पहली देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस आ सकती है ना, ये सबके साथ होता है, एग्जैक्टली 37 नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आ सकता है, ठीक है। तो हाँ, तो इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम सबका रीडिंग चेक करें तो क्या हम देखेंगे सबका 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हर एक पर्सन का जरूरी नहीं है हर एक इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आए, ठीक है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा लो भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ले रहे हैं, वो एक एवरेज टेम्परेचर हो जाता है। सपोज किसी का हो सकता है 36.5 है ना, किसी का होगा 37.5, किसी का होगा 38.5 है ना, या फिर किसी का हो सकता है 36.6। तो अगर हम इन सबका एवरेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेजली 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक एवरेज टेम्परेचर है, जो कि होगा तो इसी के आसपास, या तो इससे थोड़ा सा कम या फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा, है ना, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसा बनाया गया है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, ठीक है। और इसकी लिमिट होती है, जैसे मैंने बोला था 35 डिग्री सेल्सियस से 42, मतलब 35 से नीचे नहीं जा सकती और 42 से ऊपर नहीं जा सकती। तो क्वेश्चन आएगा कि रेंज क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, तो आपको लिखना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये इससे नीचे नहीं जाएगा और 42 से ऊपर नहीं रीडिंग शो कर पाएगा। आइए चलिए अब जानते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, ठीक है। तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, ठीक है। तो और चीज़ों का हम कैसे मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो वो उसके लिए हम दूसरे थर्मोमीटर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर आपको आपके टीचर से पता चल जाएगा, वो आपको दिखा देंगी। लुक एट दिस केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा लैब का थर्मोमीटर, है ना। तो इसका अगर हम देखें रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, -10 से -110, ठीक है। तो पहले वाले थर्मोमीटर का रेंज हमारा कितना था, 35 से, मतलब क्लिनिकल का 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज था। बट अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, -10 डिग्री से ये हमें 110 डिग्री तक, मतलब इतना ज़्यादा इसका रेंज है, इतना ज़्यादा रेंज होता है इसका, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमने देख लिया क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज, है ना। ऑब्वियसली बात है, हम इससे अपने बॉडी टेम्परेचर को तो चेक नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत कन्वीनियंट नहीं है। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेक आउट ऑफ द माउथ, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो मर्करी है वो फॉल क्यों नहीं होता या फिर राइज क्यों नहीं होता जब उसे हम माउथ से बाहर रख, ठीक है। तो ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे किंक होता है, ठीक है, किंक होता है, तो किंक ये वाला, ठीक है। तो अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में देखें तो ये किंक होता है जिसकी वजह से हमारा जो जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें किंक मिलता है हमें। और वो क्यों होता है, ताकि मरकरी खुद ब खुद नीचे ना गिरे, मतलब उसका लेवल डाउन ना हो जाए, है ना, इसलिए यूज करते हैं, मतलब इसलिए बना होता है ये किंक।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई भी फ्राइंग पैन सपोज आप यूज कर रहे हो तो जब उसे हम हॉट फ्लेम पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि जो हीट है वो कहाँ से पास होती है, फ्लेम से यूटेंसिल मतलब बर्तनों के पास हो जाती है। ठीक है, व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। ठीक है, जब हमें हम हीट या फिर फ्लेम के पास से हटा देता है तो कूल हो जाता है। कूल क्यों हो रहा है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो पैन से, जो हीट हमारे पैन में थी, ठीक है, सपोज ये पैन है, इससे अब हीट कहाँ रिलीज हो गई? सराउंडिंग्स में। कहाँ चली गई? हमारी सराउंडिंग्स में चली गई। ठीक है, so you can understand it that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object। ठीक है, तो हमने दो केस देखा। ठीक है, एक केस में देखा कि हमने क्या जलाया, अपने स्टोव को ऑन किया तो यहाँ पे पहले से गर्म था और जो हमने पैन बिठाया वो कैसा था? ठंडा था। तो यहाँ से हीट कहाँ चली गई? ठंडे पैन के पास, और इसको गर्म कर दिया। ठीक है, अब फिर हमने हीट को मतलब इसको बंद किया अपने स्टोव को, जो पैन था वो जो गर्म पैन था उससे हीट कहाँ चला गया? एनवायरमेंट में चला गया। ठीक है, सराउंडिंग्स में चला गया। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है? जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? गर्म ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास जा रही है। ठीक है, पहले ये गर्म था तो और हमारा पैन ठंडा था तो ठंडे पैन को गर्म कर दिया। अब पैन गर्म है और अब पैन क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पैन की गर्मी थी, जो हीट था पैन में, वो कहाँ चला जाता है? हमारे सराउंडिंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड इज नोन एज कंडक्शन। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? कंडक्शन बोल दिया। जो हमारा हीट है ना, जो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, सॉलिड्स की बात करें तो जो हीट होता है वो कंडक्शन के प्रोसेस से ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारी चीज़ें हो जाती हैं इजीली, हीट हो जाती हैं? क्या सारी चीज़ें? नहीं। वुड की चीज़ें इजीली नहीं होती है ना। अगर हम बात करें प्लास्टिक का, अगर या फिर वुड का हैंडल होगा तो वो क्या नहीं होगा? जल्दी से हीट नहीं होता। सिर्फ मेटेलिक अगर हैंडल होता है तो वो ज़्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, तो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो वो चीज़ जैसे कि हमारे मेटल्स हो गए, ठीक है, जो हीट को अपने आप से पास होने दे रही हो, उन चीज़ों को हम बोलेंगे कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर्स। ठीक है, तो दो तरीके की चीज़ हो गई, एक तो हमने देखा कंडक्टर, एक हमने देखा इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो क्या होगा? वो हीट को अपने आप से पास होने देगी, जैसे हमारी मेटेलिक चीजें हो गई जो इजीली गर्म हो रही है। ठीक है, और इंसुलेटर जो अपने आप से हीट को पास होने नहीं देगा, जैसे कि हमारा प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, है ना। तो द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वाटर और जो एयर होता है वो इजीली हीट को पास होने नहीं देता, इसीलिए इसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इज वाटर एंड एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो यस दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम बाकी का चैप्टर जो रिमेनिंग है वो पार्ट 2 में देखेंगे।